वो संपूर्ण गांधी वांग्मय में एक शब्द भी गांधी जी ने आरएसएस के खिलाफ नहीं बोला है। एक दूसरी बात, आरएसएस महोदय इतना ही गलत होता, ऐसा ही संगठन होता तो पंडित नेहरू रिपब्लिक डे परेड में आरएसएस को नहीं बुलाते। तीसरी बात, जो पटेल साहब हैं, पटेल साहब का पत्र पढ़िएगा नेहरू का लिखा हुआ। उन्होंने कहा है ये नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कृपया पीएफआई के साथ मत जोड़िए। यही आपके विचार है ना जो कमलनाथ के बेटे को सुन लीजिए आप देखिए वरिष्ठ आदमी है, सुन लीजिए पहले, वरिष्ठ आदमी है, सुन लीजिए। अरे अजय जी सुन लीजिए ना प्लीज, सुनिए थोड़ा। देखिए आपको इतनी देर से झेल रहे हैं, हम इतनी देर से झेल रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए तो सही। आपको कमलनाथ के बेटे को तिलक माथे से पोंछना पड़ रहा है, इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। अरे जोसेफ का एक प्रोफेसर का केरला में हाथ काट दिया गया था, उसमें कौन पाया गया था? और आप उसी यूडीएफ के हिस्से थे ना साहब, उसी कांग्रेस उसी के हिस्से थे ना। आपने काम नहीं किया, आपने ऐसे मिसवेल को पूरा खड़ा किया है। अरे कमलनाथ जाकर के कहते हैं कि मुसलमानों आकर के वोट करो। आपका इमरान मसूद जैसे खूंखार आदमी जो कहता है प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काट देते हैं, उसको आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना देते हैं और चुनाव संचालन की जिम्मेदारी देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि आरएसएस दंगा कराती है। अरे भाई कम से कम पढ़ तो लिखिए, कम से कम दंगों की रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए। आप तो झारखंड से आते हैं। आज गढ़वा में क्या हो रहा है सर, रांची में क्या हो रहा है, दुमका में क्या हो रहा है, संथाल परगना के अन्य क्षेत्रों में क्या। समझ में कैसे आएगा अजय जी? आप उनके बीच में भी बोल रहे थे, संगीत रागी के भी बीच में बोलेंगे, सब कैसे चलेगा? अजय जी प्लीज कम से कम दूसरों को भी मौका दीजिए। ये बात इतिहास में है अजय कुमार जी, ये बात तो इतिहास की किताबों में है। उसमें ये बदलने जा रहे हैं ना, आप बदलने जा रहे हैं, ये बात तो है, उसमें जिक्र है इस बात का। तो इससे आगे बढ़ते हैं ना मेन आज के मुद्दे पर। बिहार में क्या हम लोगों को इस बारे में चिंता नहीं है? 2047 को लेकर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, जरा उस पर भी हम बातचीत कर लें, या उससे भागने की हम कोशिश करते हैं, या हमारे लिए ये सामान्य प्रक्रिया है? ये इतना बड़ा देश है, इस तरह की चीजें तो होती रही। क्या ये सामान्य स्थिति है? इतना गंभीर ये मामला है और उस पर हम लोग इतिहास की जड़ खोद रहे हैं वर्तमान में, और आपका भविष्य क्या दिख रहा है उस पर भी जरा बातचीत करिए। जल्दी से आप तिवारी जी के पास चित्रा जी, मैं बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और खास करके नेहरू परिवार ने इस देश की सांस्कृतिक धारा की जड़ें खोद दी है। इस देश को यदि किसी ने खोखला किया है तो गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी के अंदर से खोखला किया है। आज जो पीएफआई एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस की गंदी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ने इस देश को इस स्तर पर लाकर के खड़ा किया है कि संथाल परगना और जगह जगह से हिंदू भाग रहे हैं। आपकी गंदी राजनीति और गंदी धर्मनिरपेक्षता की सोच ने ये स्थिति लाकर के खड़ा किया है कि 1947 के सारे आज फिर से खड़े हो गए हैं यहाँ पे, और आप धर्मनिरपेक्षता का नारा लगाते रहिए। संगीत रागी जी, ये हिंदू और मुस्लिम की पॉलिटिक्स कब तक होती रहेगी? इस देश के साथ क्या किया है आपने और आपकी पार्टी ने? इस देश के साथ गद्दारी की है, यहाँ की सांस्कृतिक धारा के साथ गद्दारी की है, इस देश के मन स्थिति के साथ आपने गद्दारी की है। नहीं तो पाकिस्तान परस्त और जमाते इस्लामी का बीच दोबारा इस देश में नहीं खड़ा होता। ये आपकी देन है, आपकी पार्टी की देन है, आपके गंदे सेकुलरिज्म की देन है। हत्या करने वाला संगठन, उदयपुर में हत्या करने वाला संगठन, अरे उनको पाल पोस करके तो बड़ा आपने ही किया है, आपने ही पाल पोस करके बड़ा किया है। केरला में जिस दिन हाथ काटे गए थे प्रोफेसर का, आपकी पार्टी क्या कर रही थी? यूडीएफ कहां थी? ऐसे तत्वों को संरक्षण आपकी पार्टी ने दिया था। अरे कम से कम अच्युतानंदन की बात तो मान लेते, बीजेपी की बात तो मान लेते, वो तो चलिए ठीक है। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। हो गए अजय जी, अब सबके बीच में प्लीज आप मत बोले, कम से कम दूसरों की बात सुनने का धैर्य भी दिखाइए। लेकिन मैं जल्दी से संगीत रागी जी आपसे एक सवाल का जवाब चाहूंगी। ये कब तक इस देश में हिंदू मुस्लिम होता रहेगा? इतनी बड़ी आबादी, सर सवाल सुनिए, इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, कहां जाएंगे वो? उनको लेकर भरोसे में क्यों नहीं चलते हैं आप लोग? पलट के सवाल नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से? सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है अगर सिर्फ एक वर्ग की बात की जाएगी तो? देखिए चित्रा जी, ये दोनों दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता है। यदि आप अपने मदरसों से और आप अपनी मस्जिदों से गजवाए हिंद की घोषणा करेंगे
और इस प्रकार के नारे देते रहेंगे और आप उसकी तुलना उस राष्ट्रवादी संगठन से करते हैं, उस तबलीगियों से करते हैं, आप जो गजवाए हिंद उन तत्वों से करते हैं जो जमाते इस्लामी से प्रेरणा लेता है, जो इस भारत को कन्वर्ट कर देना चाहता है अब इस्लामिक राष्ट्र में, जहां आईएसआईएस होगा, जहां तालिबान होगा, जहां हिजबुल मुजाहिदीन होगा, और उस संगठन से आप तुलना करते हैं जो देश की संस्कृति हो और देश के लिए समर्पित है। आप उनसे तुलना करते हैं और आप इसको हिंदू मुसलमान के रूप में देखते हैं। ये गद्दारों और राष्ट्रभक्तों के बीच की लड़ाई है और हिंदू समाज को और पूरे देश को इसके बारे में सचेत होना पड़ेगा। मृत्युंजय तिवारी जी वो कह रहे हैं राष्ट्रभक्तों और गद्दारों के बीच की ये लड़ाई है मौजूदा वक्त में। नहीं, देखिए, अगर राष्ट्रभक्त होंगे तो इतना भयभीत क्यों है? आज क्यों ये हिंदू को डरा रहे हैं कि कोई कह रहा है इस्लामिक कंट्री बना देगा 2047 तक? इतना हिंदू कमजोर नहीं है हिंदुस्तान का, चित्रा जी। और बीजेपी वाले जो इस तरह की बात करते हैं, ये वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, अरे तो वोटों के ध्रुवीकरण से मुस्लिम वोटों के लिए ही तो आप काम करते हैं। अरे आप कहीं संगठन है ना जो कहता था माई यादव और मुसलमान दोनों संगठन की बात सुनिए, कौन संगठन का नारा, जातिवाद और इस्लाम दोनों को आपने बिहार में राजनीति का आपकी पार्टी में गंदगी मुसलमानों को कैसे चलेगा? लोग साथ में बोलेंगे कैसे चलेगा? मृत्युंजय तिवारी जी की बात होने दीजिए, प्रतिक्रिया होती है। बोलिए चित्रा जी। देखिए चित्रा जी, बार बार ये लोग हिंदू राष्ट्र हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और बीजेपी आरएसएस को ये चाहिए कि इसी तरह की बात बोली जाए जिससे इनको फायदा हो। ये देश की जनता जानती है, ये बेरोजगारी के आतंक पर नहीं बात करते। अरे सर 2047 में यहाँ पर आप समझ रहे हैं मामला, बेरोजगारी पर भी बातचीत होती है, क्यों नहीं बोलते आप लोग? घेरिए ना सरकार को। विपक्ष का भी इतनी मजबूत पार्टी है आपकी, विपक्षी दलों की उतनी मजबूत तो देश में कोई पार्टी नहीं है। घेरिए, किसने मना किया है? पर जिस मुद्दे पर आपको बुलाया गया है उस पर तो बोलिए आप कम से कम। हम तो कह रहे हैं चित्रा जी, हिंदू इतना कमजोर नहीं है कोई हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना लेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं हिंदू इतना कमजोर नहीं है कि 2047 तक कोई इस्लामीकरण कर जाएगा हिंदुस्तान का। बीजेपी वाला ही बताएगा, हमको डराएगा क्या? बीजेपी बार-बार डराते हैं हिंदू आतंकवादी से, मुस्लिम तुष्टीकरण से, मुस्लिम आतंकवाद से हम लोग डरने वाले हैं क्या? आज आपके सारे दर्शकों ने, आप क्यों डरेंगे साहब? डरने वाला तो हिंदू समाज होगा। चित्रा जी, आज आपके सारे दर्शकों ने देखा हुआ है कि हमारे ऊपर के दोनों प्रवक्ता तय करके आए थे कि किसी ना पाए तो घर का जरूर देंगे। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की एक कहावत है कि अगर पानी पी ना पाओ तो ढरकाए जरूर दो, तो वो इसी प्रक्रिया के तहत आए। बोलेंगे ये तो बिल्कुल गलत बात है। इतनी बार टोकने के बावजूद आप लोग नहीं मानेंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सुधांशु जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। हाँ, देखिए, हम ये बात कहना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि कोई हिंदू इतना कमजोर नहीं है। भारत बिल्कुल कमजोर नहीं था। मैं मृत्युंजय जी को बताना चाहता हूं और क्या से क्या हो गया। आज बंगाल में 1905 में बंगाल का डिवीजन, सबसे पहले अंग्रेजों ने राजनीति वहीं शुरू की थी ना। बंगाल का डिवीजन हुआ था जब हिंदू मुस्लिम के नाम पे। अगर अविभाजित बंगाल ले लें, यानी आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, तो 100 साल पहले डेमोग्राफी क्या थी 1905 में? 1/3 मुस्लिम 2/3 हिंदू। और आज अगर 100 साल के बाद देखें, यह 800 साल की गुलामी के बाद था, और 100 साल के बाद 2/3 मुस्लिम और 1/3 हिंदू। इफ यू टेक इनटू अकाउंट द अनडिवाइडेड बंगाल। कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है जनाब। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, 100 से अधिक जिलों में अल्पसंख्यक हो गया, कश्मीर वैली में पूरी तरह साफ हो गया। उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में 24% तक, वहां 1% पे आ गया, बांग्लादेश में 32% था, वहां 8% पे आ गया। उसके बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। उसके बाद भी ये सबको समझा रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, तो मैं एक बात बताता हूं ना,